गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से चैप्टर 3 या चैप्टर 4, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 और किसी भी एडिशनल बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानें कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहेंगे किसको। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हम पिछले चैप्टर में चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि भारत 1947 में काफ़ी बुरी स्थिति में अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। इकोनॉमिक कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक कंडीशन, हर चीज़ जो है भारत का काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। उसके बाद भारत सरकार जो है प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश करके 1950 टू 1990 के बीच में बहुत सारे जो है इनिशिएटिव्स यूज की, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी सारा डेवलपमेंट भी किए। लेकिन एक लॉन्ग रन पीरियड के दौरान, ये 40 साल का जो पीरियड था 1950 टू 1990, इस 40 साल के दौरान बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े तो कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी थे। और वो निगेटिव इम्पैक्ट इतने ज़्यादा हो गए कि 1990 में आके हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी तरह से ख़राब हो चुका था। काफ़ी पुअर कंडीशन में हमारा इकोनॉमिक पोजीशन था, देश के पास पैसे नहीं थे। तो ऐसे सिचुएशन में भारत सरकार की तरफ से 1990-91 के दौरान, जैसे में पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने मिलकर के कुछ मेजर्स यूज किए, कुछ इनिशिएटिव्स लिए ताकि हम अपने इस खराब इकोनॉमिक कंडीशन से देश को बाहर ला सकें। तो जो भी मेजर्स यूज किए जाते हैं, जो भी इनिशिएटिव्स यूज किए जाते हैं ताकि किसी भी एक इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाया जा सके, यानी कम रिसोर्स में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लोगों को दिया जा सके, कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, यानी एक ऐसे कंपटीशन का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जिसमें रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और इसका बेनिफिट देश की जनता को मिले, और डेवलप्ड इकोनॉमी बनाया जा सके, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज या जो भी आपके नेसेसरी चीज़ हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस, इन सबको तैयार करना, अच्छे से और ज़्यादा तैयार करना, आपके एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना, तो लोगों के लिटरेसी रेट में, बर्थ रेट में, डेथ रेट में, इन सब चीज़ों में सुधार लाना, यानी देश को डेवलप्ड बनाने के लिए, कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट बनाने के लिए जो भी मेजर्स यूज किए गए 1990-91 में, उन मेजर्स को हमारे देश में नाम दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार का मतलब ये हुआ कि किसी भी इकोनॉमी के कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए जो भी मेजर्स यूज किए जाते हैं उसको हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। और भारत सरकार के थ्रू 1991 में ऐसे ही कुछ मेजर्स यूज किए गए थे इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। उस मेजर्स में जो पॉलिसी यूज किया गया उसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के नाम से जानते हैं। और इस पॉलिसी के थ्रू जो मेन इनिशिएटिव यूज किए गए इस इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए, उसमें 3 मेन कंपोनेंट थे: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 मेन कंपोनेंट्स थे हमारे देश के 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि आखिर भारत में 1991 में इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी, इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, सबसे पहला जो रीजन दिया गया वो लिखा गया हाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के रेवेन्यू से जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ से करेगी, बोरो करके। यानी सरकार का जो है टोटल टैक्स से, नॉन टैक्स से या डिफरेंट सोर्सेज रेवेन्यू हो गया, सपोज कीजिए कि 1000 करोड़ हो गया,
और गवर्नमेंट जो है देश के डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी के रूप में, डिफेंस के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के रूप में, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट अंडरटेकिंग्स में इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो बहुत तरह से सरकार के खर्च हैं। उन सारे खर्चों को मिलाकर के सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो उसके टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है। तो जब सरकार का खर्च ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो बाकी खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार बोरोइंग्स करती है और उसी बोरोइंग्स को हम लोग फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। तो देखिए, बोरोइंग से हम एक लिमिट तक अपना काम तो चला सकते हैं, लेकिन जब जरूरत से ज़्यादा बोरोइंग्स होता है तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। इसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार का बोरोइंग्स वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इसकी वजह से हमारे देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई राइज हुआ। दूसरे देशों से हम कर्ज ले लिए तो दूसरे देश पर डिपेंडेंस बढ़ गया, उनके टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे हमको कर्ज मिला। यानी ये इंडिकेट करता है कि हमारे देश का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो पुअर है, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा नहीं है, हमारे पास अपना पैसा नहीं है, हम दूसरों से कर्ज लेकर के अपना काम करते हैं। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा था, बोरोइंग इतना ज़्यादा था, ये फिगर दिया गया है कि जो टोटल इनकम आपके देश में जनरेट हो रहा है, जो टोटल आपके देश का जीडीपी है, उस जीडीपी का 8.4% जो है वो सिर्फ फिस्कल डेफिसिट था। यानी 100 रुपए में से 8.5 रुपए जो है हम कर्ज के रूप में यूज कर रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा हो गया था कि अब इसके इंटरेस्ट पेमेंट में ही, इस प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट में ही सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकल जाता था और देश के डेवलपमेंट पे हम खर्च नहीं कर पाते थे। दूसरा है डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, सबसे पहले जानिए कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल में जानेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हो गया कि जो भी हम लोग दूसरे देशों से ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसका डिफरेंस, उसके रिकॉर्ड को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। यानी जो हमने एक्सपोर्ट किया, जो हमने इंपोर्ट किया। तो देखिए, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यानी अपने देश में बने हुए सामान को दूसरे देश में सेल करते हैं, तो वहाँ से हमको पैसा आता है यानी फॉरेन करेंसी आएगा। और जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं यानी दूसरे देश में बने हुए सामान को अपने देश में खरीदते हैं, तो हम उसको पेमेंट करते हैं। चूँकि फॉरेन एक्सचेंज, हमको फॉरेन कंट्री से जब खरीदेंगे तो पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होने का मतलब कि हमारे देश का जो इंपोर्ट था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाने के बाद भी हमारे देश के एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा था। ठीक, तो इंपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब कि हमको पेमेंट ज़्यादा करना है और एक्सपोर्ट कम हो गया, एक्सपोर्ट को हम ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सके, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी का हमारे देश में सप्लाई यानी इनफ्लो जो है फॉरेन करेंसी का वो कम हो गया। तो हम कमा रहे हैं कम और पेमेंट कर रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट हमारा लो है और इंपोर्ट हमारा ज़्यादा है। तो जब हमारा एक्सपोर्ट कम है, कम पैसा हमारे पास आ रहा है और हम खरीद रहे हैं ज़्यादा यानी हमको खर्च ज़्यादा करना है, तो इसके लिए भी सरकार फॉरेन कंट्री से लोन लेना शुरू कर दी। क्योंकि हमको $10 का पेमेंट करना है और $6 हमारे पास आ रहा है, तो $4 का पेमेंट करने के लिए सरकार क्या की, फॉरेन कंट्री से लोन ले ली। तो इस तरह से फॉरेन लोन जो है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होने की वजह से, यानी इंपोर्ट का फिगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा होने की वजह से फॉरेन कंट्री से लोन हमारे यहाँ बढ़ने लगा, जिससे फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो गया कि फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमारे देश में धीरे धीरे कम होने लगा। फिर देखिए, नेक्स्ट लिखा गया है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस। महंगाई बढ़ रहा था और काफ़ी तेज़ी से महंगाई बढ़ने लगा। 1990 to 91 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में इन्फ्लेशन रेट भारत में जो 12.1% था, वो अगस्त में ही बढ़ करके 16.7% हो गया। यानी कि 5 महीनों में ही 4.5% हमारा जो है इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। और ये इन्फ्लेशन रेट इतना तेजी से बढ़ने का रीजन हो गया कि इसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस काफ़ी तेजी से बढ़े, और इसका एक मेन रीजन था इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। क्योंकि हम लोग यहाँ देखें कि फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, तो गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है। बोरोइंग अगर गवर्नमेंट रिजर्व बैंक से करती है
जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो रिजर्व बैंक से बोरोइंग करने का मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज करना, और डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब कि प्रिंटिंग ऑफ मोर नोट्स। तो आरबीआई और ज़्यादा नोट का प्रिंटिंग करना शुरू कर दी और इस तरह से मार्केट में पैसा बढ़ने लगा। तो हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो में इसको भी कि जब हमारे पास, हमारे देश में मनी सप्लाई बढ़ता है, यानी लोगों के पास पैसा बढ़ता है, ज़्यादा नोट प्रिंट होंगे, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, तो लोगों के पास पैसा बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ जाएगा, यानी लोगों के परचेजिंग पावर में बढ़ोतरी होगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा और एग्रीगेट सप्लाई एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ता है। उसके बाद से अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन के बाद एडीए से ज़्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेशन का सिचुएशन राइज होता है, यानी मार्केट में कमोडिटी के गुड्स के डिमांड बढ़ रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ने लगता है। और स्थिति ये आ गई कि बहुत सारे इसेंशियल कमोडिटीज जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इनके प्राइसेस में भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो गई। तो ये हमारे पास एक और रीज़न हो गया जिसकी वजह से हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी पुअर हो गया, यानी देश के पास अपना पैसा नहीं रहा। फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा था, 8.4% जो है जीडीपी का टोटल, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ना शुरू हुआ, फॉरेन कंट्री से लोन की वजह से फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ना शुरू हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला गया, यानी हमारा इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से ज़्यादा था, जिसकी वजह से हम लोगों को फॉरेन कंट्री से लोन लेना पड़ा और फॉरेन डिपेंडेंस हमारा बढ़ गया। इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया था, नेसेसरी गुड्स के भी प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे। अगला रीज़न है गल्फ क्राइसिस। देखिए 1990 के दौरान ही इराक में वार शुरू हो गया और इराक से, ईरान से, सऊदी अरबिया से हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश में टोटल जितना पेट्रोलियम का कंजम्पशन है उस टोटल कंजम्पशन का सिर्फ 6% ही भारत प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है, यानी 94% पेट्रोलियम जो है इंडिया दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में हमारे देश में, चूंकि इराक में जो है वार होने की वजह से वहाँ पे पेट्रोलियम के प्रोडक्शन पे रोक लग गया। पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कम होने की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। अब जो जितना पेट्रोलियम खरीदने के लिए हम पहले प्राइस पे करते थे अब उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं, यानी हमारे पास जो, एक तो हमारे पास खुद पैसे की कमी हो गई थी, हम दूसरे देश से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और अब गल्फ वार की वजह से, गल्फ क्राइसिस की वजह से, पेट्रोलियम प्राइसेस के प्राइस राइज करने की वजह से सेम अमाउंट खरीदने के लिए हमको पहले से ज़्यादा पेमेंट करना है, यानी यहाँ भी इंपोर्ट का जो वैल्यू है वो बढ़ गया। तो इंपोर्ट का वैल्यू बढ़ने का मतलब कि हमारा ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड डेफिसिट में चला गया, यानी एक्सपोर्ट से हमारे पास कोई ज़्यादा पैसा आ नहीं रहा है और इंपोर्ट से पेमेंट हमारा ज़्यादा होते जा रहा है। जैसे समझिए, एक गैलन अगर हम क्रूड ऑयल खरीदते थे तो उसके लिए सपोज कीजिए कि $20 पे करना, $20 पे करना था, तो अब सेम खरीदने के लिए हमको $25 पे करना पड़ा क्योंकि प्राइस बढ़ गया। तो इस तरह से हमारा ज़्यादा पैसा इंपोर्ट में ही जाने लगा, तो हम अपने देश के डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं बचा पाते थे। और साथ ही जो हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस तैयार करने के लिए जो भी कोर इंडस्ट्री थे उन सबको सरकार ने, पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल उन सब के लिए दे दिया, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लीड रोल दिया गया, लेकिन उनका परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर रहा। जो उनसे एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से उनमें ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो सका, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था करप्शन। तो मेनली करप्शन की वजह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के परफॉर्मेंस इनएफिशिएंट हो गए थे, जिसकी वजह से सरकार को बहुत बड़ा राजस्व का घाटा हुआ, रेवेन्यू में सरकार की कमी आई और खर्च जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो इस तरह से भारत का सिचुएशन जो है 1991 के टाइम पे, 1990 टू 1991 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, इस पीरियड में भारत के पास काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुका था। हमारे पास पैसे नहीं थे और लोन का जो है प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, देश में महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, सरकार पे कर्ज काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो ये सब कुछ ऐसे मुख्य रीज़न थे जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक कंडीशन पुअर हो गया था
और भारत को इस समय एक बहुत बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत थी। ठीक,